क्वेश्चन है मॉस का पार्ट 2। इसके पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1 था। तो इसमें देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके बेस पे गिवन डाटा किस तरीके से देते हैं। तो ध्यान देना, बोला है अ माइल्ड स्टील बार और 12 mm डायमीटर। देखिए डायमीटर दिया हुआ है 12 mm का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड वर्टिकली विथ अ कोलार एंड इट्स लोअर एंड, ठीक है, ये 1 मीटर लॉन्ग है पहले नंबर। तो ये ध्यान दिए, जितना मैं ये ब्लू मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो गिवन डाटा में लिखना होता है। लॉन्ग है मतलब लेंथ आ जाएगा, डायमीटर है मतलब 5 से या D से इंडिकेट कर सकते हो। फिर बोला और स्लाइडिंग वेट ऑफ 100 न्यूटन, वेट दिया है कि इतना 100 न्यूटन का वेट लग रहा है। ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 mm, मतलब 30 mm की हाइट से इसको क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है। जब देखो, जब कोई चीज़ को ड्रॉप किया जाता है किसी के ऊपर, तो वो लोड को कंसीडर किया जाता है इम्पैक्ट लोड, मतलब अचानक से लोड दिया जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस इन द बार। अब यहाँ पे बताना है कि उसका इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस क्या होगा, मतलब सिग्मा फाइंड आउट करना है। देखिए जो दिया हुआ था, डायमीटर दिया था 12 mm, लेंथ 1 मीटर है तो mm में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। फिर बाद में लोड 100 न्यूटन का दिया हुआ था, हाइट दिया है 30 mm, और फिर एरिया आप निकाल सकते हो π/4 d स्क्वायर करके एरिया आप निकालेंगे। तो d की वैल्यू 12 कर देंगे तो 12 स्क्वायर और पाई का मल्टीपल डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 113.09 mm स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर माइल्ड स्टील बोला हो तो उसकी E की वैल्यू अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो भी आपने ये लिख लेना है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि ये होता है माइल्ड स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और फाइंड आउट क्या करना है, सिग्मा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। अब हमें फॉर्मूला मेन तो पता होना चाहिए सिग्मा का, ठीक है। तो जब इम्पैक्ट लोड पड़ता है तब उस सिग्मा का फॉर्मूला यहाँ पे है, सिग्मा इक्वल टू P/A इन ब्रैकेट में 1 प्लस रूट में 1 प्लस 2EAH डिवाइड बाई PL, ये रूट में है वैल्यू, ठीक है। अब सारी वैल्यू तो दी हुई है, सारी वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू पुट कर देना। P की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई एरिया जो फाइंड आउट किया था, इन ब्रैकेट में 1 प्लस, सारे रूट में लिखने हैं, और रूट में 1 प्लस 2 तो लिख दिया, E की वैल्यू 2 × 10⁵ लिख दिया, इंटू A की वैल्यू जो आई थी 113.09, इंटू H की वैल्यू 30 थी 30 कर दिया, डिवाइडेड बाई P की वैल्यू 100 और L की वैल्यू 1000, ये पुट कर दिया। कैल्सी में इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आ जाएगी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। और फाइनली अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है। आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो फिर बाद में मिस्टेक होगा। तो ये कैल्सी में किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो देखिए कैल्सी में ये वाला पूरा पार्ट को पहले कर लो, फिर बाद में 1 ऐड करो, फिर रूट करो, फिर रूट की वैल्यू आती है उसमें 1 ऐड करो, 1 ऐड करने पे कुछ वैल्यू आ जाएगी वो, और यहाँ से जो डिवाइड की हो स्टार्टिंग वाला ये, इसको डिवाइड करके और जो वैल्यू आती है आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। और फाइनल वैल्यू कितनी आ गई है, 103.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये बता रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा, वो ये बता दे रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला है एरिया का, π/4 × d स्क्वायर में कौन सी वैल्यू डालें, ठीक है। पाई कैल्सी में ऑलरेडी दिया रहता है। देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये जो दिया हुआ है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये भी पुट कर सकते हो। ऑलरेडी कैल्सी में भी पाई दिया रहता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये शिफ्ट और ये दबाएंगे तो ये पाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। शिफ्ट EXP कहीं दिया रहता है, कहीं 10⁻⁴ पावर के फॉर्म में दिया रहता है, तो शिफ्ट उस बटन को क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ताकि आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में बोला है कि 300 mm स्क्वायर, पहले तो बोल दिया है 300 mm का क्या है, स्क्वायर RCC कॉलम है। जब स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब क्या है, वो जो सेक्शन दिख रहा है वो कैसा स्क्वायर है जिसका लेंथ विड्थ दोनों सेम होता है, ठीक है। RCC कॉलम है, RCC है मतलब उसमें रेनफोर्समेंट भी है और कंक्रीट भी है। कॉलम इज रेनफोर्स विद 4
डैश 12 नंबर्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, मतलब 4 नंबर 4 हैं वो टोटल बार, और डायमीटर कितना है 12 mm डायमीटर वाले 4 बार यूज किए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं उसका डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊँ, इस तरीके का सेक्शन है, स्क्वायर है, मतलब जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है। ठीक है, और इसमें स्टील बार ऐसे यूज हुआ, सेक्शन मैंने काट के दिखाया। ठीक है, इस तरीके से स्टील बार हैं और 4 हैं और एक एक का डायमीटर क्या है 12 mm है। ठीक है, फिर बोला ई परमिशिबल स्ट्रेस इज कॉन्क्रीट इज, परमिशिबल स्ट्रेस कितना दिया 10 न्यूटन पर mm² है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10 न्यूटन पर mm² की वैल्यू दी हुई है। एंड मॉडुलर रेशियो, यहाँ पे मॉडुलर रेशियो दिया है वो कितना है 15 है, मॉडुलर रेशियो दे दिया है, मतलब E1/E2, और E1 किसका होगा स्टील का होगा। और यहाँ वाला जो पार्ट है ये जो मैंने सर्कल बनाया, इसको छोड़ के जो पार्ट हैं आपको दिख रहे हैं ये सारे कंक्रीट के पार्ट हैं। ठीक है, कंक्रीट का सेक्शन है। मैंने लास्ट टाइम पे वो फिगर बना के बताया था कि सपोज डैट मैं आपको यहाँ पे बना के भी बता देता हूँ कि आपके सामने ये बीम है या कॉलम है, आरसीसी कॉलम बोला है तो कॉलम की तरह ले लो, चलो कॉलम ले लेते हैं, आरसीसी कॉलम बोला है ना, कॉलम बोला है। ठीक है, तो कॉलम की तरह मैं बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये कॉलम है, ये इस तरीके का कॉलम है। अब इसको मुझे 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। इस तरीके का 3D डायग्राम है कि ताकि आपको समझ में आए, इस तरीके का कॉलम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इसको कट करूँ, यहाँ से पार्ट अगर कट करूँ तो मुझे ऊपर से क्या दिखेगा, यही स्क्वायर पार्ट दिखेगा। ठीक है, स्क्वायर पार्ट। अब ये पूरा कंक्रीट का बना हुआ है और इसमें ये 4 स्टील बार यूज हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है और इसके ऊपर लोड पड़ रहे हैं 10 न्यूटन, स्ट्रेस बताया है कि इसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है और किसके ऊपर कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेस जो आ रहा है वो दिया है 10 न्यूटन पर mm²। मतलब ये जो वैल्यू यहाँ बताना चाह रहा है, यहाँ जो वैल्यू बताना चाह रहा है वो सिग्मा सी की वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा सी लिखा हुआ है। कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेस जो है वो बताया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक और वैल्यू दिया है म्यू की वैल्यू। ये म्यू क्या है वो भी चीज़ें मैं बता दूंगा, हालांकि एक्चुअली ये मॉडुलर रेशियो है, म्यू भी बोल सकते हो या तो इसको ES/EC की वैल्यू भी बोल सकते हो 15। ये कैसे आता है मैंने बताया था कि स्ट्रेन जो होता है जब उसके ऊपर लोड पड़ता है तो स्ट्रेन सेम होता है। एक तो आपके सामने ये वाला होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, लोड जो होता है वो स्टील के ऊपर जो लोड आया वो और कंक्रीट के ऊपर लोड आया है, दोनों के सम को टोटल लोड बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें लोड कितना है ये लोड नहीं दिया, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको अगर दूसरे स्टेप में आप देखोगे तो टोटल लोड इक्वल टू क्या है सिग्मा एस इंटू एस। सिग्मा एस क्या है स्टील से जो स्ट्रेस आ रहा है वो, एस क्या है स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लस सिग्मा सी क्या है कंक्रीट का स्ट्रेस, और ए सी क्या है एरिया ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का क्या एरिया है। अब इसमें आप देखोगे कि आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लोगे, एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल लोगे, और सिग्मा सी की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। आपको अगर सिग्मा एस की वैल्यू पता हो तो इसमें पुट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। सिग्मा एस की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मैं सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ए एस की एरिया फाइंड क्या है π/4 इंटू डी स्क्वायर। इंटू 4 क्यों किया है क्योंकि 4 बार हैं, बार जो स्टील बार है वो कितने हैं 4 हैं, π/4 डी स्क्वायर तो 1 का मिला, और ऐसे 4 सेक्शन हैं तो चारों का ये एरिया मिल गया। स्टील का क्रॉस सेक्शन, कहने का मतलब यहाँ जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट का एरिया, इतना वाला पार्ट का, इसका और इसका, ये वाला एरिया आपने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया वो एरिया आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया, क्लियर कर लिया। ठीक है, अब मुझे कंक्रीट का एरिया चाहिए, तो कंक्रीट के एरिया में आप देखोगे कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये वाला तो निकल गया, ये 4 तो निकल गए, बचा बाकी सब। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये पूरे एरिया में से क्रॉस सेक्शन, ये जो स्टील का एरिया था वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये वाला जो π/4
एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये गलती हुई है, आपने सुधार लेना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। इसका लेंथ भी 300 है और विड्थ भी 300 है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये आपने सुधार लेना है। 300 इंटू 300 होगा। मैं यहाँ पर आपको सुधार के भी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 300 इंटू 300 एरिया होगा, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 90,000 होगा, और उसमें से ये 452.38 माइनस कर देंगे। तो कैल्सी में मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 90000, ठीक है। इसमें से मैंने माइनस किया 452.38, ठीक है। इक्वल किया तो आपकी वैल्यू आ गई, ये 452.38 माइनस किया तो ये वैल्यू गलत है। मैं करेक्ट वैल्यू यहाँ पे बताता हूँ, वो है 89547.62। ये मेरा करेक्ट वैल्यू आ गया। अभी ध्यान रखना, ये है मेरा एरिया ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का कितना एरिया है, वो भी mm² में है ये, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी मैंने आपको बताया है कि सिग्मा S इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन C। ये एप्सिलॉन S इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ C, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपन E, ठीक है। तो अब यहाँ से देखोगे कि ये जो ES है वो इस तरफ चला गया, तो ये वैल्यू 15 मुझे दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ सिग्मा S इक्वल टू 15 सिग्मा C, और सिग्मा C की वैल्यू भी गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 10 दिया था तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो सिग्मा S की वैल्यू मिल गई, सिग्मा S की वैल्यू मिली। अब ये सिग्मा S की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 150 इंटू ये स्टील का ये आया, यहाँ 10 और इसका कितना आया था वो लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला गलत है, यहाँ पे लिखेंगे 89, मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख लेता हूँ पहले, 89547.62, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये तो 10 है ही है, ठीक है, वो तो 10 राइट है। इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो पहले वाले का देखो, मैं सब कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में 150 ब्रैकेट में करके लिखोगे तो और अच्छा है, मल्टीपल 452.38, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन ब्रैकेट में 10 इंटू 10 का अगर मल्टीपल करोगे किसमें, 89547.62 ब्रैकेट क्लोज इक्वल करोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है ये 963.2। ये आ गया आपका न्यूटन। ये लोड जो है न्यूटन में, तो आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना, 3 पॉइंट इधर आगे आ जाएगा, मतलब 963.3 किलो न्यूटन ये लोड मेरा आ गया, इतना लोड अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट करके आप आंसर लिख सकते हैं। थोड़ी बहुत होती है कि कैलकुलेशन करने में एरर आ जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अभी एक और इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, ध्यान देना, इस टाइप का जब भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसके लिए फॉर्मूला सिर्फ यही याद रखना होता है। कौन सा फॉर्मूला, इंडिविजुअली सबके लिए डेल्टा एल निकालने होते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, PL/AE। अब पहले के लिए निकाल रहे हो तो सबके लिए 1 1 कर दो, दूसरे के लिए निकाल रहे हो तो 2 2 कर दो, तीसरे के लिए निकाल रहे हो तो 3 3 कर दो, ठीक है। 4 है तो 4 4, 5 है तो 5 5। ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को यूज करके ओवरऑल इसमें चेंज लेंथ कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करना होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 3 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने इस क्वेश्चन में 3 सेक्शन दिख रहे हैं, और तीनों सेक्शन के लिए ये ही तीनों की ज़रूरत होती है, P की वैल्यू, L की वैल्यू, A की वैल्यू और E की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो। अगर डिफरेंट नहीं है तो E सबके लिए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बाकी P चाहिए, सब पे लोड कितना है। ध्यान रहे कि अगर कॉम्प्रेसिव है तो माइनस लेना P की वैल्यू, और टेंसाइल आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू P की वैल्यू लेंगे। लेंथ जो है वो लेंथ चाहिए। कई बार एरिया सबका सेम होता है, कई बार डिफरेंट होता है। तो एरिया अगर सेम है तो एक ही एरिया रहेगा सबके लिए, और डिफरेंट है तो हमें सबके लिए अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है,
ठीक है। बोला है कैलकुलेट चेंज इन लेंथ ऑफ द बार एज शोन इन द फिगर, टेक ई इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसका मतलब ये कह दिया है, ये लिखने का मतलब है कि ये जो भी मटेरियल से बना है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से, अब देखिए ये वाला एक पार्ट है, ये वाला, इसके यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है। अब आप देखेंगे कि इस तरफ लोड ये 80 किलो न्यूटन है, तो वो खिंचाव की तरफ है, पुल कर रहा है, तो इस तरफ भी 80 किलो न्यूटन का लोड हम लगा देंगे, अपने आप से मैं लगा रहा हूँ। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में 80 किलो न्यूटन चाहिए इस वाले सेक्शन में, और इसी में आप देखोगे कि इसके 50 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में है, यहाँ 80 है, यहाँ 50 है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि इस तरफ 50 है, इस तरफ 80 है, तो 30 किलो न्यूटन यहाँ पर ये थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है। अगर इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 30 किलो न्यूटन का डायरेक्शन ये होगा, ये भी टेंसाइल ही होगा, ये भी क्या होगा, टेंसाइल ही होगा, क्योंकि 50 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में है और 80 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो 80 माइनस 50 करोगे तो 30 आ रहा है, और 80 का डायरेक्शन क्या है, टेंसाइल में है, इसलिए ये 30 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन, तो इधर भी 30 हो गया इस डायरेक्शन में। 30 अगर इधर है तो 30 मुझे इधर की तरफ देना पड़ेगा, 30 इधर, और यहाँ पर देखेंगे तो 40 इधर है, इसी डायरेक्शन में 40 भी है, तो 40 और 30 ये 70 टेंसाइल, मतलब तीनों के तीनों क्या हैं, टेंसाइल नेचर के हैं। ये आपको इतने आसानी से नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके का डायग्राम है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, तभी आपको समझ में भी आने वाला है। देखिए एक तो इधर लगा हुआ है, फिर बाद में एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो है वो 80 है किलो न्यूटन, यहाँ पर है ये 50 किलो न्यूटन, और यहाँ पर है ये 70 किलो न्यूटन। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम इतना पार्ट का मैं बनाता हूँ, पहले देखिए ये वाला जैसा पार्ट था वैसे, ये 80 किलो न्यूटन है, ठीक है, 80 किलो न्यूटन है। आपको 80 किलो न्यूटन इस तरफ बिना सोचे समझे लगा दिया मैंने। ये अगर खिंचाव है तो इधर भी खिंचाव ही होगा, ये टेंसाइल नेचर हो गया, इसके ऊपर लोड कितना पड़ रहा है ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए, ये वाला, अभी देखिए मैंने अपने आप से इसको इस तरफ ये 80 किलो न्यूटन लगाया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इधर भी तो 80 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, इसको बैलेंस करने के लिए ये मैंने 80 किलो न्यूटन दिया, और इस वाले पे ऑलरेडी इस डायरेक्शन में 50 दिया था, 50 किलो न्यूटन, देखिए यहाँ 50 किलो न्यूटन लगा हुआ है। अभी ये दोनों को देखो, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो 80 में से 50 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 का डायरेक्शन कौन सा होगा, जो बड़े वाले का डायरेक्शन था, इसमें बड़े वाले कौन था, 80 का, तो डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ओवरऑल इसके ऊपर 30 किलो न्यूटन का टेंसाइल डायरेक्शन हो जाता है, मैं ये साफ कर दिया, और ओवरऑल मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, इस डायरेक्शन में 30 किलो न्यूटन का लोड हो गया, और यहाँ पे टेंसाइल आ गया। क्लियर। अब जितना इधर है उतना बिना सोचे समझे मुझे यहाँ पे 30 किलो न्यूटन लगा दिया, क्लियर हो गया इसका भी लोड। अब तीसरा वाला मैं ड्रॉ करूँगा, तीसरा वाला देखिए यहाँ पे, ये मैंने तीसरा का ड्रॉ किया। अब देखिए इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, अपने आप दिया तो ये 30 किधर है, इधर है, तो 30 इधर लगाऊंगा तभी तो बैलेंस होगा, ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। और क्वेश्चन में इसी डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, 40 किलो न्यूटन, तो 40 किलो न्यूटन इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में 40 किलो न्यूटन दिया हुआ है। तो ये दोनों को अगर ऐड करो, देखो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, तो कितने हो गए, 70 हो गए। तो 70 इस डायरेक्शन में, और ऑलरेडी क्वेश्चन में 70 इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो मेरा बैलेंस हो रहा है, दिख रहा है। तो इसका लोड हो गया 70 का। क्लियर। तो ये कुछ पेंसिल से करके फिर बाद में एक जो फाइनल होता है वो चीज़ें हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी सबका मैंने लोड निकाल लिया, बस ये पर थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ जो ये माइनस लिखा वो प्लस रहेगा, इसमें मिस्टेक होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो बताया है उसके हिसाब से चलेंगे,
क्लियर। यहाँ का लोड सही है, यहाँ का लोड माइनस नहीं पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ का लोड पॉजिटिव रहेगा। सबका लेंथ दिया हुआ है L1, क्वेश्चन के फिगर में ही लेंथ दिया हुआ है, एक का 900, दूसरे का 400, तीसरे का 900, और सबका एरिया डायमीटर दिया हुआ है, तो उसी के बेस पे सबका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर सबका एरिया क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करने के बाद सबके लिए डेल्टा एल इक्वल टू सबके लिए इंडिविजुअल फॉर्मूला हो जाएगा और सब में प्लस आ जाएगा। ठीक है, सब में प्लस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है लेकिन माइनस नहीं रहेगा, और सारी वैल्यू रख दिया। सब सॉल्व करेंगे, देखो ये भी ऐड करोगे इसमें और ये भी ऐड करोगे, यहाँ माइनस नहीं रहेगा, सब ऐड करेंगे और फिर ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एक्चुअली हाँ, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है, मतलब अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन ही पार्ट रहेगा, वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर देंगे, तो फिर बाद में जो भी आपका कैलकुलेशन करने पे आ रहा है वो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रॉन्ग किया हुआ माइनस करने पे, इसको मत देखेंगे, कैलकुलेशन करिए। ठीक है, कैलसी में कैलकुलेशन करिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसे पार्ट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ और थियरी है, थोड़ा थियरी वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, थियरी देख लेते हैं, उसके बाद इसमें के जो न्यूमेरिकल हैं ये रहने देंगे, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ थियरी और कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो थोड़ा ये देख लीजिए, इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन और हुक्स लॉ, ये तो बता ही दिया था। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप टू एंड विद इन विच द डिफॉर्म इंटायर डिसअपियर ऑन द रिमूवल ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट यही बताता है कि वो लिमिट जिस पे मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए और फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो अपने वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता हो, तो उसी को बोला जाता है, उस लिमिट को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ ऑलरेडी स्टार्टिंग में इसके प्रीवियस वाले वीडियोज में एक्सप्लेन कर दिया था। इट स्टेट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आ गया होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, ये यहाँ पे फॉर्मूला है, इसी के बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन के रेशियो को ही बोला जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द डायरेक्ट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, गिव्स इक्वेशन ऑफ द चेंज इन लेंथ, तो उसके बेस पे चेंज इन लेंथ का इक्वेशन भी बोला है देने के लिए, तो ये इक्वेशन आप दे सकते हो, मैंने लिखवाया था डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ये फॉर्मूला लिख लोगे। ठीक है, इसके बेस पे ये आ जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बोला है कि डिफाइन लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन, गिव रिलेशन बिटवीन देम। देखो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, देखो ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो ये बीम है, ठीक है, अगर मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं उसी डायरेक्शन में उसका जो चेंज हो रहा है उसको लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इसमें जो घट बढ़ रहा है उसको बोला जाता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसमें चेंज हो रहा है, मतलब लीनियर स्ट्रेन में आप लिख सकते हो कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन जो होता है उसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, वो होता है डेल्टा डी अपॉन डी या डेल्टा टी अपॉन टी, थिकनेस हो या विड्थ हो तो डेल्टा बी अपॉन ओरिजिनल विड्थ, ये आ जाता है लेटरल स्ट्रेन में। ठीक है, क्लियर, ये वाला थियरी भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई चीज़ जो बताएं। और ये वाले जो कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एनालिज डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ अप्लाइंग लोड, कौन कौन से अप्लाइंग लोड हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं। कौन सा टेंसाइल लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है, शियर फोर्स होता है मतलब शियर लोड, टॉर्सनल लोड होता है, ट्रांसवर्स लोड होता है, ये सब कुछ स्टार्टिंग में ही आपके नाम ही लिखना, एनालिस्ट करने के लिए बोले तो सिर्फ नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद से रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस का डेफिनेशन है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। देखो रेजिलेंस का क्या होता है, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ रेजिलेंस। ठीक है, फॉर्मूला लिख सकते हो रेजिलेंस का, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपन 2E इंटू वी आ गया। दूसरा बोला है प्रूफ रेजिलेंस का, बोला द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी दैट कैन बी स्टोर इन अ बॉडी एट अ इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज अ प्रूफ रेजिलेंस, इसका भी फॉर्मूला ये है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान से अगर करेंगे तो आपको आ जाएगा। बाकी सारे न्यूमेरिकल आप करना, अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है कि ताकि आपके लिए ये बेस्ट
हो सके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।